आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हैं जो पेट के एग्जाम के लिए अति ही उत्तम और महत्वपूर्ण है, क्योंकि 24 तारीख को एग्जाम निर्धारित है। इसकी एंट्री आ चुकी है, इसलिए पेट के लिए महा मैराथन क्लास प्रारंभ कर दी गई है। और आज इस सीरीज में आपको भारतीय इतिहास से संबंधित और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कराया जा रहा है। और ये वो प्रश्न होंगे जो प्रत्येक प्रश्न कंपटीशन में आने की संभावना है, और यदि उनसे कोई प्रश्न बच पाता है तो उसकी जो व्याख्या हम करेंगे उससे कोई भी प्रश्न आपका बचने वाला नहीं है। इसलिए आप मन लगाकर इस वीडियो को देखिए। 100%, 110% भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से इसी से ही प्रश्न आएंगे, इससे बचने वाला प्रश्न कोई नहीं होगा। आइए इस सीरीज का पहला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता किसे माना जाता है? मोहनजोदड़ो, इसका है राखाल दास बनर्जी, मोहनजोदड़ो का। और यदि इससे और भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा का किसे माना जाता है? सॉरी, हड़प्पा का पूछा जा सकता है कि हड़प्पा का खोजकर्ता कौन है? आपको बताना है दयाराम साहनी। बहुत ही ढंग से करेंगे क्योंकि ये सीरीज कुछ लंबी होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें होंगे। यदि आपसे रोपड़ का पूछा जाए, बहुत ही धीरे धीरे आराम से चलेंगे ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आपको ना हो। इसे अगर आप क्लियर करते हैं तो कंपटीशन में कोई भी प्रश्न नहीं बच पाएगा। अगर लोथल के खोजकर्ता अगर आपसे पूछे तो आपको बताना होगा SR राव, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कालीबंगा का पूछा जाए कि कालीबंगा के खोजकर्ता कौन है, तो आपको बताना है बी लाल, ये आपको ध्यान देना है। अगर आपसे रंगपुर का पूछा जाए, रंगपुर का, तो आपको बता देना है MS बत्स, ये आपको ध्यान देना है। अगर आपसे बनवाली का पूछा जाए, बनवाली, क्योंकि ये वही प्रश्न होंगे जो कंपटीशन में आए होंगे, तो आपको बताना है RS बिस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। मांडा का अगर आपसे पूछा जाए, मांडा जम्मू कश्मीर वाली बात है, तो आपको बता देना JP जोशी, ये आपको याद रखना है। अगर राखी गढ़ी का पूछा जाए आपसे, राखी गढ़ी के खोजकर्ता कौन है, तो आपको सूरज भान बता देने हैं, सूरज भान। इस तरीके से आपको देखना है। आइए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी है? तो आपको बताना है नृत्य करती बालिका, ये आपकी महत्वपूर्ण रचना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है आप सुरतगोई यानी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस देश में है? तो आपका ये उत्तर होगा अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में है ये। और इस अफगानिस्तान से इसका मतलब यह है कि सिंधु घाटी का विस्तार कहां कहां था? तो आपका उत्तर होगा भारत, आपका उत्तर होगा अफगानिस्तान, आपका उत्तर होगा पाकिस्तान। यदि इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो ये तीनों देश आपको याद कर लेने हैं। और जो सुरतगोई है, एक सुरतगोई के अलावा एक और है जिसे मुंडी गाग कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे ही स्थल वर्तमान में अफगानिस्तान में है, और हड़प्पा का जो विस्तार है वो भारत में है, अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी। अनार्य का मतलब आर्य सभ्यता नहीं थी, क्योंकि ये एक शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता थी। और आर्य सभ्यता क्या होती है? आर्य सभ्यता, आर्य जो सभ्यता होती है वो ग्रामीण सभ्यता होती है। आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता होती है। ये आपसे पूछा जाए तो अच्छे से बताना है। और सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो आपकी शहरी शहरी सभ्यता। और दूसरा इसको इसका नाम साथियों नगरीय सभ्यता भी से कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की? अभी मैंने आपको बताया था, पीछे लोथल से संबंधित मैंने आपको जानकारी दी थी कि RS राव इसका उत्तर है। और मैंने आपको कई इसके बारे में बता दिए। हाँ, और भी प्रसिद्ध है कुछ। अगर आपसे पूछा जाए तो एक और देख लीजिए, धौलावीरा। अगर पूछा जाए कि धौलावीरा की खोज किसने की, क्योंकि ये मैंने पिछले जो प्रश्न आए हुए हैं जितने UP SSC में, उसका सारा अध्ययन क्या है उसके बाद में ही मैंने इन प्रश्नों को लिया है। JP जोशी आप बताएंगे, JP जोशी बताएंगे। अगर आपका कोट दीजी पूछा जाए, कोट दीजी की खोज किसने की? कोट दीजी, तो आपका जो उत्तर होगा कोट दीजी का वो फजल होगा। फजल अहमद नाम है उनका, फजल अहमद। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको आलमगीर कई बार आता है कि आलमगीर की खोज किसने की, आलमगीर कई बार पूछा गया है, तो आपका उत्तर होगा यज्ञदत्त शर्मा। यह आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित सिंधु सैंधव स्थलों में कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कोई भी प्रश्न में अगर नहीं लिखा हुआ हो तो उसे गौर से पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे, क्योंकि इस तरीके की गलती बार बार हो जाती है। इसका सही उत्तर है दधेरी। अब दधेरी नहीं है, दधेरी कहाँ है अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नहीं है तो दधेरी है कहाँ? तो आपका उत्तर होगा दधेरी पंजाब में है। दधेरी पंजाब में है। ये आपका जवाब होगा। अच्छा, हुलास कहाँ है? ये हुलास, हुलास के बारे में आपसे पूछा गया है, तो आपको ये भी चलो क्लियर कर लें। हो सकता है कि इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाएं, तो आपको बताना है सहारनपुर में। ये सहारनपुर में है। अच्छा, आलमगीर कहाँ है? जब उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में भी आलमगीर है कहाँ? तो आपका उत्तर होगा मेरठ में। अच्छा, मांडी कहाँ है जिसमें ये मांडी दिया है? मांडी कहाँ है? अगर मांडी पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा मुजफ्फरनगर में। ये आपको ध्यान रखना। आइए आगे देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? आपका सही उत्तर होगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्मचारी जीवन जीना। गृहस्थ का मतलब गृहस्थ वाला जीवन जीना। वानप्रस्थ का मतलब वनों वाला जीवन जीना। संन्यास का मतलब पूरी तरीके से सन्यासी वाला जीवन जीना। ये आपका सही उत्तर है। यानी आपको ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? बिल्कुल ब्रह्मचारी वाला जीवन जीना, ब्रह्म आचरण वाला जीवन जीना। ये आपको ध्यान रखना है। गृहस्थ का मतलब है बिल्कुल घरेलू जीवन जीना, घरेलू यानी घर में रहकर जीवन जीना। और आपका वानप्रस्थ वनों में
जाकर तपस्या करने वाला जीवन जीना, और आपका सन्यास, पूरी तरीके से सन्यास ग्रहण कर लेना। ये आपका इसका उत्तर है, इसको जानना है, जिसमें कि आश्रम वाला जो जीवन है, आश्रम वाला जीवन, चलो ये भी बता देते हैं आपको। आश्रम वाला जो जीवन है वो 25 से, मतलब 25 वर्ष की आयु तक, 25 वर्ष की आयु तक ये जीवन निर्धारित है। और अगर ब्रह्मचर्य वाला जीवन देखा जाए कि ब्रह्मचर्य वाला जीवन कब जिया जाता है, कितनी अवस्था होती है, तो 25 वर्ष से जो अवस्था होती है उससे ऊपर तक है ब्रह्मचर्य वाला। और गृहस्थ वाला अगर पूछा जाए आपसे, गृहस्थ, तो गृहस्थ वाले के लिए आपको बताना है 25 से 50 वर्ष के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। और आपसे वानप्रस्थ पूछा जाए तो वानप्रस्थ जो है वो आपसे 50 से 75 वर्ष के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। और आपसे पूछा जाए सन्यास वाला, तो सन्यास वाला जो जीवन है आपको वो 75 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष का जीवन, अर्थात ये 100 वर्ष की आयु मानी गई है। इस आधार पर ये जीवन आपका जिया जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? आपका उत्तर है समिति। समिति चालू होती थी, उस समय सभा होता था और समिति होती थी। और इसका उल्लेख जो किया गया है वो आपका ऋग्वेद में किया गया है, और ऋग्वेद में भी आपका 9 बार उल्लेख किया गया है इस चीज का, समिति का। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अस्तो मां सदगमे का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऋग्वेद में हुआ, ऋग्वेद में। और ऋग्वेद की बात अगर आपसे की जाए, पूछा जा सकता है तो ऋग्वेद में मंडल कितने होते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। मंडलों की संख्या कितनी है, तो आपको 10 बताना है। अगर आपके सूक्तों की संख्या पूछी जाए कि सूक्तों की संख्या क्या है, तो आपको 1028 बता देना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका उल्लेख किसमें किया गया है, तो आपको इसके ये बताएंगे, ऋग्वेद में तो हुआ है मगर उसके एतरे, मगर इसका सही जो उत्तर होना चाहिए वो एतरे होना चाहिए। मतलब ऋग्वेद के भी जो एतरे है, सॉरी एतरे, और एक उपनिषद है आपका जिसे हम कहते हैं कोसीत की, ये वाला कोसीत की, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। ये क्या है, ये आपके उपनिषद है, और किसके हैं, और ऋग्वेद के हैं, अगर ये पूछा जाए तो। आइए आगे देखते हैं। आगे है, कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वेदिक काल की प्रतीक है? तो आपका उत्तर होगा दहेज प्रथा। ये ऋग्वेद काल की प्रतीक है, क्योंकि इसमें ये कन्या के विदाई के समय जो कन्या होती थी उसको कुछ ना कुछ द्रव्य या वस्तु या सामान या किसी प्रकार का धन ये दिया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है, निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। इसका सही उत्तर है आर्यों का सिद्धांत और दर्शन। अगला है, सबसे प्राचीन उपनिषद किसे माना जाता है? तो छांदोग्य उपनिषद को माना जाता है। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न चालू होते हैं बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन थे? ये वर्ग कौन से थे? स्त्रियां थी और शूद्र थे। ये आपको ध्यान रखना है, ये कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। अगला है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से? आपका उत्तर होगा जन्म। तो महाभिनिष्क्रमण का संबंध किससे है? महापरिनिर्वाण का संबंध किससे है? महापरिनिर्वाण का संबंध आपका मोक्ष प्राप्ति से।
ये पूछा जाए तो आपको मोक्ष प्राप्ति बता देनी है। महावीर निष्करुण पूछा जाए तो घर का त्याग बता देना है। घर का त्याग या गृह त्याग बता देना है, ये आपको ध्यान देना है। अगर प्रबोध पूछा जाए तो ज्ञान प्राप्ति बता देनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपकी गौतम बुद्ध से संबंधित है। और आपसे पूछा जाए कि जन्म जन्म का संबंध घोड़ा से, जन्म का जो संबंध था वो बुद्ध के जन्म से था। बुल का संबंध, बुल कहते हैं, बुल को सांड भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, गृह त्याग का संबंध घोड़ा से था, ये भी आपको ध्यान रखना। और आपका जो पीपल का संबंध था, पीपल का, तो वो आपका ज्ञान से था। ज्ञान का दूसरा नाम आपका बोधि वृक्ष भी कहते हैं। बोधि वृक्ष इसलिए कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए बोधि वृक्ष कहते हैं। और पद चिन्ह निर्वाण से स्तूप का संबंध है। स्तूप का संबंध क्या है? मृत्यु से संबंध, ये आपको याद रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? वैशाली में की गई। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध द्वारा दिया गया 8 पक्षीय में मौजूद नहीं है? यानी उसका क्या है, सम्यक लक्ष्य मौजूद नहीं है। उसमें 8 जो दर्शन बताए गए हैं, अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं, उसमें सम्यक लक्ष्य नहीं है। तो कौन कौन से हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा सम्यक दृष्टि। ये आपको याद रखना, सम्यक दृष्टि। आपको याद रखना सम्यक संकल्प, ये आपको याद रखना है। आपका उत्तर हो गया सम्यक वाक, बोलने वाला, ये आपको याद रखना है। आपका होगा उत्तर सम्यक कर्म, ये आपको याद रखना है। आपका उत्तर होगा सम्यक आजीव, ये आपको याद रखना है। आपका होगा सम्यक व्यायाम, व्यायाम, ये आपको याद रखना है। व्यायाम को प्रयास भी कहते हैं। आपका उत्तर होगा सम्यक स्मृति, यानी सम्यक स्मृति का दूसरा नाम सम्यक ध्यान। और एक आपको इसे हम सम्यक समाधि भी कह सकते हैं, ये भी आपको याद रखना, सम्यक समाधि भी कह सकते हैं। और इसी तरीके से सम्यक लक्ष्य इसमें नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, मनुष्य जीवन का सर्वोच्च ध्येय है केवल्य, जिसका अर्थ है, केवल्य का अर्थ क्या है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना ही केवल्य कहलाता है। इच्छाओं पर विजय प्राप्ति के बिना केवल्य संभव नहीं है। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में क्या है? जैन धर्म के तीर्थंकर पूछे जाए तो कितने हैं? आपका उत्तर होगा 24 तीर्थंकर, ये आपको याद रखना है। 24 तीर्थंकर में अगर प्रथम तीर्थंकर पूछा जाए, प्रथम तीर्थंकर, तो आपका उत्तर होगा ऋषभदेव, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ऋषभदेव है तो अंतिम जो तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर, वो कौन से थे? आपका उत्तर होगा महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी थे, ये आपको बताना है। 23 में एक पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का संबंध किससे था? वाराणसी से था, ये आपको याद रखना है। कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न क्या है? महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई? 42 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। 42 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई।
और गौतम बुद्ध को कब हुई? 35 वर्ष में हुई। 35 वर्ष में, 35 वर्ष में गौतम बुद्ध को हुई। गौतम बुद्ध को कहाँ हुई? निरंजना नदी पर, निरंजना नदी पर। ये आपको ध्यान देना। आइए आगे देखते हैं। अगला है मौर्य वंश से संबंधित, क्योंकि मैंने वही प्रश्न लिए हैं जो सटीक हैं, सारे वंश से संबंधित लिए हैं, और पेट में 110% सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैंने जो बीएड में बताए थे आपको जितने प्रश्न, सारे के सारे प्रश्न बीएड में आ गए थे, और कम से कम 195 लड़कों का बीएड में सिलेक्शन हमारे द्वारा होने वाला है। जो मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया, मैंने उनको समझाया, जिन्होंने पूरी करंट अफेयर देखी, पूरा संविधान देखा, पूरा इतिहास देखा, भूगोल देखा, हिंदी देखा, तो सारे प्रश्न उनको मिल गए, और सारे बच्चे खुश हैं, क्योंकि उनका सिलेक्शन बीएड में होने वाला है। आइए देखते हैं, अशोक की सर्वाधिक प्रचलित उपाधि कौन सी थी? तो प्रियदर्शी थी। प्रियदर्शी उपाधि थी अशोक की, प्रियदर्शी। मगर और भी उपाधियां थी। प्रियदर्शी थी, और आपका देवा नाम प्रिय, जैसे ये दिया है, ये भी आपकी अशोक की ही उपाधि थी। और क्या था अशोक को? और ये उपाधि कहाँ कहाँ से दी गई, किन ग्रंथों में लिखा है, किस अभिलेख में लिखा है? तो उस अभिलेख का नाम है मास्की अभिलेख। ये आपको ध्यान रखना है, मास्की अभिलेख। एक है गुर्जरा अभिलेख, सॉरी गलत लिख गया, गुर्जरा, गुर्जरा अभिलेख, ये आपको याद रखना है। एक आपका नेतूर, नेतूर अभिलेख, नेतूर अभिलेख, कहीं कहीं नेटूर अभिलेख आता है, इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होंगे, एक ही बात है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है निम्नलिखित मगध के राजवंशों के काल क्रमानुसार बताइए कौन कौन सा है। तो मैंने आपको कई बार बताया, सबसे पहले हरेक वंश आएगा, उसके बाद में आपका शिशुनाग वंश आएगा, उसके बाद में नंद वंश आएगा, फिर मौर्य वंश आएगा। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आपका हरेक वंश है, हरेक वंश, उसके बाद में आपका शिशुनाग वंश है, शिशुनाग वंश, उसके बाद में आपका नंद वंश है, ये आपको याद रखना है, और फिर आपका आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश, ये इसका क्रम है, आप देख लीजिए इसके क्रम में कौन सा है। ये वाला पहला आएगा, उसके बाद में ये आ गया, उसके बाद में शिशुनाग आ गया, सेकंड आ गया, उसके बाद में फर्स्ट आ गया, फिर थर्ड आ गया, तो यही वाला इसका उत्तर सही है। आइए आगे देखते हैं। अगला है कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के हृदय रूपांतरण को दर्ज किया? उत्तर है रॉक एडिक्ट, ये इसका सही उत्तर है। और ये कब की घटना है? ये आपकी घटना है 261 ईसा पूर्व की, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्ष कौन सा था, ये भी पूछा जा सकता है, 8वां वर्ष था, ये आपको ध्यान रखना है। अभिलेख कौन सा था? अभिलेख, ये किस अभिलेख में है? तो आपका उत्तर होगा ये 13वां अभिलेख था, ये आपको ध्यान रखना है। और उसने क्या हुआ, इसमें क्या किया, इसमें इसने पश्चाताप किया। बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो कभी भी भविष्य में युद्ध को ना करने की घोषणा की थी, अर्थात युद्ध का त्याग किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है पंचमार सिक्का कहाँ चलता था? मौर्य काल में चलता था। किस वंश में चलता था? मौर्य वंश में चलता था। और कब चलता था? 6वीं शताब्दी में चलता था, ये आपको ध्यान रखना है।
आइए, अगला है आपका सारनाथ का लोयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? अशोक से संबंधित है। कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद हुआ? मैंने आपको बताया 8वें वर्ष बाद हुआ। 261 ईसा पूर्व में हुआ, यह भी आपको बताया। 261, ये आपको ध्यान रखना है, अभी पीछे ही बताया। आइए, आगे प्रारंभ होता है गुप्त वंश। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समुद्रगुप्त के बारे में सही नहीं है? प्रयाग परिस्थिति में समुद्रगुप्त को धर्म प्राचीर बंद कहा गया, बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए, बिल्कुल सही है। रामगुप्त समुद्रगुप्त का पुत्र था, बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त की माता का नाम प्रभावती गुप्त था, गलत। प्रभा गुप्त नाम नहीं था, माता का नाम था कुमार देवी, ये आपको ध्यान रखना। कुमार देवी नाम था, ये समुद्रगुप्त की माता थी और चंद्रगुप्त की पत्नी थी, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका सही। आगे चलिए, ये दोबारा से आ गया। आगे है, किस गुप्त शासक को सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए अंकित किया गया है? बीड़ा बजाते हुए किया गया है अंकित, ये है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते दिखाया गया है, किस पे? सिक्के पर। और किस किस प्रकार के सिक्के चलाए थे समुद्रगुप्त ने? उसने, ये कई बार आता है तो इसलिए बता देते हैं। ध्वजधारी सिक्के, ये आपको याद रखना है, ये सिक्के चलाए। और कौन से? एक सिक्के थे धनुर्धारी सिक्के, ये आपको याद रखना है। और भी सिक्के चलाए थे, उनका नाम था अश्वमेध सिक्के। अश्व सॉरी अश्वमेध सिक्के, ये आपको याद रखना है, ये सिक्के चलाए थे। और आपका ये बीड़ा वादन सिक्के, यानी बीड़ा को बजाते हुए, ये उसके सिक्के थे, ये आपको याद रखना है। ये आपका सही तरीके से आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला आपका है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख मूलतः कहां पर था, जिसे जहांगीर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया? सही उत्तर है कौशाम्बी। कौशाम्बी से लेकर आया और इलाहाबाद में स्थापित कर दिया। रजत सिक्के चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? आपका सही उत्तर है ये चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त ने रजत सिक्के चलाए थे। और ये चंद्र कौन सा था? सेकंड था, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, हिंदू कानून ग्रंथ दाय भाग किसने लिखा? जीमूत वाहन ने लिखा, ये आपको ध्यान रखना है। ये भारतीय कानून को लागू करने का एक नियम था, कानून था, जिसका नाम था दाय भाग। आइए आगे देखते हैं। अगला है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? तो रामायण है। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का विधान कवि एवं सेव मतालंबी था? कौन था? वीरसेन, जिसका नाम क्या था? सचिव वीरसेन। संधि ब्रक, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार से संबंधित था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, ये किसने कहा? बी.एस. इस्मत ने कहा। आइए आगे देखते हैं। हर्षवर्धन काल। निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी रचना सम्राट हर्षवर्धन ने नहीं की? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। मालती माधव की जो रचना है वो नहीं की। बाकी किस किस की? आपको ये लिखा है, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका की रचना की हर्षवर्धन ने। आपकी रत्नावली की, ये आपको याद रखना है। आपकी नागानंद की, ये आपको याद रखना है। ये तीनों रचना किसने की? आपकी हर्षवर्धन ने की। अगला प्रश्न है आपका, किस गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण किया तथा अपनी पुत्री का विवाह बाकाटक नरेश से किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय की ये बात है। आइए आगे देखते हैं।
अगला है हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के बीच नदी के किनारे पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। कौन सी नदी थी? नर्मदा नदी थी। इसका सही उत्तर है आपकी नर्मदा नदी। अगला है सम्राट हर्ष द्वारा हर 5वें वर्ष मोक्ष परिषद का आयोजन किस लिए किया जाता था? आपका सही उत्तर है दान देने के लिए। दान देने के लिए कहा जाता था। इस प्रकार ये 6वीं महामुक्त परिषद चीन यात्री हेनसांग से संबंधित थी। सम्राट हर्ष ने कन्नौज में धर्म सभा का आयोजन किया था। कहाँ किया था? कन्नौज में किया था। कन्नौज में। कौन सी थी? 6वीं थी। ये आपको याद रखना है। किसके समय में की? कौन चीनी यात्री आया? तो आपका उत्तर होगा हुएनसांग था। हुएनसांग कौन सा किस देश का था? चीनी यात्री था और 6ठी शताब्दी में आया। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके के प्रश्न हो सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसे शिलादित्य के नाम से जाना जाता है? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। आगे है हर्षचरित में वर्णित लोकपाल का शब्द किस लिए आया है? प्रांतीय शासक, जो प्रांतीय राजा होता था, उसके लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया। किसकी प्रारंभिक राजधानी भीनमाल थी तथा बाद में कन्नौज राजधानी बनाया गया? इसका उत्तर है गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी। आइए आगे देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसकी उपाधि आदि वारा थी? मिहिर भोज फर्स्ट। कई बार आया है, बहुत बार आया है। मिहिर भोज फर्स्ट सबसे प्रतापी शासक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। ये किसका शासक था? गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ये आपको याद रखना है। इसने कौन सी उपाधि धारण की? आदि वारा की। और कौन सी थी? एक बहुत और भी थी, प्रभास। प्रभास उपाधि भी इसने धारण की। ये भी आपको याद रखना है। और इसने एक अभिलेख भी स्थापित किया जिसे ग्वालियर अभिलेख कहा गया। ग्वालियर अभिलेख, ये भी आपको याद रखना है। अगला है कविराज रत्न मालिका का लेखक अमोघ वंश किस वंश का शासक था? गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल था। ये धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय का था। और किस वंश का शासक परम सौगात की उपाधि धारण करते थे? ये भी पाल वंश के शासक थे। पाल वंश के शासक और क्या क्या उपाधि धारण करते थे? एक ये विक्रमशील करते थे। विक्रमशील की उपाधि धारण करते थे। विक्रमशील की उपाधि, सॉरी टेक्निकल प्रॉब्लम। विक्रमशील, विक्रमशील उपाधि, ये आपको ध्यान रखना है। एक और उपाधि धारण करते थे जिसे परमेश्वर की उपाधि कहते थे। परमेश्वर उपाधि, ये भी आपको ध्यान रखना है। परम सौगात की उपाधि धारण करते थे। ये भी कई बार कंपटीशन में पूछा गया था। परम सौगात यानी बहुत ही ज्यादा दान देने वाले, ये उपाधि धारण करते थे। और एक उत्तरापद की उत्तरापद उत्तरापद उपाधि भी धारण करते थे। ये भी आपको याद रखना है। आइए आगे देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और किस वंश के शासक के बीच हुआ? गहड़ वंश के शासक हुआ। मतलब गहड़बाल वंश का शासक कौन था? जयचंद था। जयचंद था। और मोहम्मद गोरी, इनके बीच में युद्ध हुआ। युद्ध कब हुआ? 1194 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद गोरी विजय हुआ और जयचंद हारा गया, उसकी मृत्यु हुई थी। ये आपको
ध्यान रखना। आगे देखिए, एलोरा में गुफाएं शैलकृत मंदिर हैं, किस किस के? हिंदू, बौद्ध, जैन, तीनों के। ये तीनों के। एलोरा में एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें कितने मंदिरों का निर्माण है, उसमें कितनी गुफाएं हैं? तो आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है 34 गुफाएं। ये आपको ध्यान रखना है। 34 गुफाएं हैं एलोरा में, और ये हिंदू, बौद्ध और जैन के लिए प्रसिद्ध है। हिंदू के लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है, जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। अगला आपका उत्तर है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही कीजिए। यानी सल्तनत काल और मुगल काल और मराठा काल से संबंधित जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें लिए गए हैं। तो ये आपका केवल एक सही है, यानी सुल्तान महमूद ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। बाकी मोहम्मद गोरी सिंध पर विजय नहीं की, अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह नहीं किया, मोहम्मद बिन तुगलक का भी सही नहीं है। आइए आगे देखते हैं। अगला है, ये मिलाने के लिए आया है, तुगलकाबाद की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने की। आपकी लाल किले की स्थापना किसने की? शाहजहां ने की। हौज खास की स्थापना किसने की? आपकी ये भी आपकी ये फिरोज तुगलक ने की। और आपका है द सिटी ऑफ श्री की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की। तो इसका मतलब चौथा है, दूसरा है, तीसरा है और पहला है। ये वाला आपका सही उत्तर होगा, ये आपको ध्यान देना। आइए आगे देखते हैं। राजा देवी अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत राजा की गरिमा दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था बलबन। कई बार बताया है मैंने बलबन से संबंधित। इसने क्या क्या किया? इसने एक सिजदा सिजदा रीति अपनाई। एक इसने पैबोस रीति अपनाई। और इसने क्या अपनाया? इसने लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। और इसने क्या अपनाया? नवरोज त्योहार प्रारंभ किया, जो ईरानी त्योहार था, जो फारसी त्योहार था। और क्या क्या किया इसने? और इसने राजा को ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना। इस तरीके से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किस किस में कब हुई? भारत में। कब हुई? भारत में मुगल शासन। तराइन की द्वितीय लड़ाई, यह है भारत में तुर्की शासन। तालीकोटा का युद्ध, विजयनगर साम्राज्य का पतन। प्लासी का युद्ध, भारत में ब्रिटिश शासन। ये आपका है। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई? 1526 में हुई। किसके बीच हुई? बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच में हुई। कई बार मैंने आपको बताया है पीछे। बाबर जीता, इब्राहिम लोदी हारा। तराइन की लड़ाई किस किस के बीच में हुई? आपके पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुई। ये आपको याद रखना है। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में हुआ। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 में हुआ। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। आइए आगे देखते हैं। किस तुर्की सुल्तान द्वारा रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई गई? अभी बताया बलबन ने। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण प्रशासनिक प्रणाली का अद्भुत प्रकार विकसित हुआ, जिसे क्या कहा गया? इक्तेदारी व्यवस्था कहा गया। आइए आगे देखते हैं। भारत में तंबाकू प्रचलन की शुरुआत किसने की? पुर्तगालियों ने की। ये कई बार आपको बताया है। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ये कई बार आपको बता रखा है। तुंगभद्रा नदी कहाँ है? और ये जो स्थापना की वो हरिहर प्रथम एवं बुक्का बुक्का जो था, बुक्का राय प्रथम, दो भाइयों ने की थी। और कब की थी? 1336 ईस्वी में की थी। किसने की?
हरिहर प्रथम थे। और कौन थे? आपका मैंने बताया बुक्का राय प्रथम थे। बुक्का राय प्रथम थे, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ? आगे है, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल किसके अधीन सेवा की? शेर शाह सूरी के बीच सेवा कर चुके थे ये। अगला है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? हरि विजय सूरी। हरि विजय सूरी का अकबर बहुत सम्मान करता था। और इसको कौन सी उपाधि दी थी उसने, अकबर ने? तो आप, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है जगत गुरु की उपाधि। जगत गुरु उपाधि, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या इससे पूछा जा सकता है? और एक जिन सूरी थे, वो भी जिन सूरी, ये भी जैन धर्म के थे। इन्हें कौन सी उपाधि दी थी? इन्हें अकबर ने युग प्रधान की उपाधि दी थी, ये आपको याद रखना है, युग प्रधान। इस तरीके का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ये दोनों मुगल दरबार में रहते थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? सिसोदिया वंश ने नहीं किया समर्पण, कभी नहीं किया। सिसोदिया जो वंश थे, अकबर के समय वहां का जो शासक था वो राणा सांगा था। उसका पुत्र जो था उदय सिंह था, जिसने अकबर की अधीनता से बिल्कुल इनकार कर दिया, कभी स्वीकार नहीं की। ये आपको ध्यान रखना है। उदय सिंह पुत्र किसका था? ये मैंने बताया राणा सांगा का था। इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। आइए आगे देखते हैं। अकबर ने निम्नलिखित में किसका निर्माण नहीं करवाया? किसका नहीं करवाया? मोती मस्जिद का नहीं करवाया। मोती मस्जिद का निर्माण किसने कहा करवाया? शाहजहां ने करवाया। और कब करवाया? तो ये आपको मैं बता दूं, 1654 थी, उस ईस्वी में करवाया। ये आपको ध्यान रखना है। चांद बीबी, चांद बीबी जिसने बरार अकबर को सौंपा, कहाँ की रानी थी? बीजापुर की रानी थी। और अहमदनगर के जो शासक थे, उनकी बहन थी। ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया? अकबर ने किया, ये आपको ध्यान रखना है। और अकबर ने कौन से वर्ष में किया? ये प्रश्न आ सकता है, कौन सा वर्ष था? तो 11वें वर्ष में, 11वें वर्ष में किया, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो व्यवस्था थी वो कहाँ की ली गई थी, कहाँ से ली थी? तो आपको, आपका उत्तर होगा मंगोलों से ली गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किस पे आधारित थी? तो आपका उत्तर होगा दशमलव पद्धति पर आधारित थी, ये आपको बताना है। और इस व्यवस्था में क्या क्या होता था? एक जात होता था, एक सवार होता था, इस तरीके के पद होते थे। जात और पद ये जो है क्या करते थे? घोड़ों की संख्या को दर्शाते थे, ये आपको याद रखना है। आइए, हाँ, अगला देख ले। निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी? बाबर ने लिखी और जहांगीर ने लिखी। बाबर की जो आत्मकथा थी उसको क्या कहा गया? मैंने कई बार बताया आपको, बाबरनामा कहा गया, ये आपको याद रखना है, बाबरनामा। और जो जहांगीर की थी उसे तुजुक ए जहांगीरी कहा गया, तुजुक ए जहांगीरी कहा गया, ये जहांगीर की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ये कब लिखी गई? 16 वर्षों के बाद लिखी गई। और मौत बिंद खां था, उसने इसको दर्शाया था। आइए आगे देखते हैं।
चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? जहांगीर के शासनकाल पे। ये आपको ध्यान रखना है। जहांगीर का शासन एक ऐसा शासक था जो वह चित्रकला को बहुत ही बढ़ावा दिया, और उसके काल में बहुत ही प्रसिद्ध प्रसिद्ध चित्रकार थे जो एक आंख कोई बना दे और दूसरी आंख कोई बना दे तो वो परख जाते थे कि ये उसने बनाई है और ये उसने बनाई थी। कौन कौन से प्रसिद्ध चित्रकार थे ये अगर मिलाने के लिए आ जाए तो आपको बता देना, एक दौलत थे, एक आपके मनोहर थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, एक आपके फारूक बेग थे, ये भी कई बार पूछा गया है, फारूक बेग थे, ये आपको ध्यान रखना है, और एक बिशन दास थे, ये भी कई बार पूछा गया है, बिशन दास, बिशन दास, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका एक था अबुल हसन, ये भी बहुत प्रसिद्ध थे, अबुल हसन, ये भी आपको याद रखना है। और एक आप थे मंसूर, जो सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था मंसूर, ये आपको याद रखना है। आइए आगे देखते हैं। आगे है आपका प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? हुमायूं के सहयोगी थे, ये आपको ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? गाजी मलिक, ये आपको ध्यान रखना है। आइए, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तुगलक वंश ने किया, ये आपको ध्यान देना है। और खिलजी वंश ने सबसे कम शासक किया, 1290 से 1320। आइए आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, मोहम्मद बिन तुगलक, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, और वैसे फिरोज शाह तुगलक ने भी लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। आगे है, अगला प्रश्न है ब्रिटिश राज्य का, ये इस पे आधारित प्रश्न है। ब्रिटिश राज्य ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया? 1849 में मिलाया, ये आपको ध्यान रखना है। आइए, 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था, जिसे अली गौहर भी कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। अली गौहर। इस युद्ध में क्या हुआ? मराठों की हार हुई, ये आपको याद रखना है, मराठों की हार हुई। और ये पानीपत की कौन सी लड़ाई थी? ये तीसरी लड़ाई थी, तीसरी लड़ाई। पहली लड़ाई कब हुई? 1526 में हुई। दूसरी कब हुई? 1556 में हुई। तीसरी कब हुई? 1761 की बात चल रही है, जो ये वाली बात चल रही है। आइए, मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? बंगाल के नवाब थे। ये आप कई बार इस प्रकार के प्रश्न आए हैं कि कहाँ के नवाब थे, तो आपका उत्तर होगा बंगाल के नवाब थे। आगे देखिए, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और क्या क्या कहा जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुनर्जागरण का पिता, ये आप ध्यान रखें, पुनर्जागरण का पिता, ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। और क्या उपाधि दी गई है? राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है।
भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या कहा जाता है? भारत का पैगंबर कहा जाता है, जो अभी प्रश्न में पूछा गया है। पैगंबर, पैगंबर कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? नव प्रभात का तारा कहा जाता है, नव प्रभात का तारा, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या कहा जाता है? नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया। और ये महाभियोग किस लिए? इसे जो क्या कहा गया, उस समय चलाते समय इसे उपाधि दी गई। क्या क्या उपाधि दी गई? इसे चूहा कहा गया, इसे नेवला कहा गया, और क्या क्या कहा गया? इसको ठेकेदार कहा गया, और क्या कहा गया? इसको अन्याय का मुखिया कहा गया, अन्याय का मुखिया कहा गया। ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके के प्रश्न हो सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया? पंजाब को नहीं अपनाया गया। और अपहरण की जो नीति अपनाई गई थी उसने पंजाब को नहीं, जो मैंने आपको अभी बताया था, पीछे ही बताया है, 1849 की बात है, इसके द्वारा। मगर जबकि किसे किसे हड़प नीति के द्वारा अपनाया गया? सतारा, ये प्रश्न आ सकता है, जो 1848 में। और क्या था? एक झांसी को हड़पा गया। और कब हड़पा गया? 1853 में, ये आपको ध्यान रखना है। और किसे हड़पा गया? नागपुर को हड़पा गया। और कब हड़पा गया? 1854, आपको याद रखना है। और ये हड़पा किसके द्वारा गया? डलहौजी द्वारा अपना हड़पा गया, ये याद रखना गया। इसे क्या कहा गया? हड़प नीति कहा गया, ये याद रखना है। हड़प नीति का दूसरा नाम और क्या है? व्यपगत नीति भी कहा गया, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य अपहरण नीति, व्यपगत नीति, इस तरीके के नाम दिए गए। आगे देखिए, मेरठ छावनी 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857 को हुई, ये आपको याद रखना है। आइए आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान गोरखपुर से किसने कमान संभाला था? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, गजाधर सिंह ने संभाली थी। अच्छा, गोरखपुर से गजाधर ने संभाली, मगर जब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो और बात कर लेते हैं, बागपत से किसने संभाली? ये प्रश्न आ सकता है। आपका उत्तर होगा शाहमल, शाहमल ने संभाली। अच्छा, मथुरा से, मथुरा है उत्तर प्रदेश, मथुरा से किसने संभाली? नाम था उनका देवी सिंह, देवी सिंह ने संभाली, ये आपको याद रखना है। अच्छा, लखनऊ से किसने संभाली? ये भी उत्तर प्रदेश की बात है, बेगम हजरत महल ने संभाली, ये आपको याद रखना है। और कानपुर से किसने संभाली? अगर कानपुर का नाम आए, चलो यही लिख देते हैं। कानपुर से किसने संभाली? आपने सुना होगा नाना साहब, नाना साहब ने सुना संभाली, ये आपको याद रखना है। और इलाहाबाद से किसने संभाली? अगर इलाहाबाद भी उत्तर प्रदेश में, चलो यहाँ सारा ही क्लियर कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे। अगर इससे हट के भी प्रश्न आ जाए तो आप आसानी से कर देंगे। मैं इस तरीके से डील कर रहा हूं आपको कि प्रश्न छूटने वाला नहीं है। इसे पढ़ के साथ साथ यदि आप इसकी व्याख्या देखेंगे, किसी भी हालत में प्रश्न छूट कर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई?
मृत्यु की डेट पूछ रहा है। आपको बताना 17 जून 1858 को मृत्यु हुई। 1857 की क्रांति थी और 58 को मृत्यु हुई। और जो है हुरोज उस समय अंग्रेज अधिकारी था, उसने इनको मारा था। आइए आगे देखते हैं। में 1798 में हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई। ये आपको ध्यान रखना है, कब की गई? 1798। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए देती थी? 26 लाख रुपए देती थी। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, निजाम की बात हुई, निजाम से संबंधित ये यहाँ पर जो है सहायक संधि को स्वीकारा गया। पहला राज्य कौन सा था? तो आपका अगर इस तरीके से आ जाए पहला राज्य, तो पहला राज्य हैदराबाद था। ये आपको याद रखना। हैदराबाद के बाद में कौन सा राज्य था? तो वो आपका मैसूर था। मैसूर में कब हुई थी? 1799 हुई थी। यानी हैदराबाद में 1798 हुई, 1798, और मैसूर में 1799। उसके बाद में आपकी अवध, अवध में हुई थी 1801 में संधि। उसके बाद में बरार में हुई। बरार में कब हुई? 1803 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना। एक सिंधिया में हुई थी। चलो यहीं पर कर ही लेते हैं। सिंधिया में हुई 1804 में हुई। उसके बाद में तो फिर जयपुर हुई, उसके बाद में बूंदी हुई, उसके बाद में बीकानेर में हुई। ये सब राजस्थान के क्षेत्र हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है मंगल पांडे की घटना किससे? बैरकपुर। बैरकपुर कहाँ? पश्चिम बंगाल। ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। आगे है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली। यानी जन्मस्थली कौन सी है? वाराणसी है। और वाराणसी में भी कभी कभी पूछा जाए कहाँ, तो आपको बताना है गोलघर। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? अगर मूल नाम पूछा जाए आपसे कि क्या था, तो आपको कई कंपटीशन में आया है और यूपी ट्रिपल एससी के भी कई कंपटीशन में आया है, इसलिए इसको बताना अनिवार्य है। मणिकर्णिका, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? समाधि अगर जन्म तो हुआ वाराणसी में, इसमें चूक जाते हैं बच्चे, तो आपको बताना है ना ग्वालियर। ये आपकी समाधि है। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध का सामना किससे किया गया? तो मैंने आपको बताया हुरोज, ये अंग्रेज था। ये आपको याद रखना है। इससे आपका हुआ मुकाबला। आगे देखते हैं। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया? अभिनव भारत किसने किया? बी डी सावरकर ने। कब किया? बी डी सावरकर का पूरा नाम भी आ सकता है, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। इसका नाम है विनायक विनायक दामोदर सावरकर, इसीलिए इसको बी डी सावरकर कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अच्छा, बी डी सावरकर और इन्होंने कौन कौन से संगठन की स्थापना की? तो एक मित्र मेला संगठन की स्थापना भी इनके द्वारा की गई। इनके साथ साथ कौन था? एक गणेश सावरकर। स्थापना करने में कौन था? गणेश सावरकर। ये आपको याद रखना है। और ये स्थापना कहाँ पे की? नासिक में की। अच्छा, नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये आपको ध्यान रखना है।
और ये कब की गई? तो 1899 में की गई। ये भी आपको याद रखना है। ये आपके प्रश्न इस तरीके के बन सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मुजफ्फरनगर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया, कब किया गया? 1908 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो आपका उत्तर होगा खुदीराम खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। मगर किंग्सफोर्ड जब बम फेंका गया, ये बिहार की बात है, मुजफ्फरपुर है, ये मुजफ्फरनगर नहीं है, मुजफ्फरपुर बिहार की बात है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मिलकर के किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, परंतु दुर्भाग्य से किंग्सफोर्ड बच गया और उसकी जो पत्नी थी, जो राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखती थी, वो उस कैनेडी उसका नाम था, वो मारी गई, उसकी पुत्री भी मारी गई। पिरबुल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। ये इसकी महत्वपूर्ण जानकारी है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है, निम्नलिखित में से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसे HRA का सदस्य नहीं था, कौन नहीं था? शिव वर्मा नहीं था। ये आपके भगत सिंह थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद थे, ये आपके संगठन के सदस्य थे। आइए आगे देखते हैं। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई? उसका नाम बताना है। बटू केशवर हुई किस किस को? ये लिखा हुआ है आपको, आप फिर भी समझ लीजिए। सुखदेव को हुई, भगत सिंह को हुई, राजगुरु को हुई, और हुई कब? 1931 को हुई। 1931 में कौन सी तारीख थी? 23 मार्च को हुई, और इसीलिए इनके उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? राजा राम मोहन राय। मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक, राष्ट्रवाद का जनक, नव जागरण का जनक, नव जागरण का अग्रदूत, ये सारी उपाधियां दी गई हैं जो मैं आपको पहले से बता चुका हूं। आइए आगे देखते हैं। जब स्वतंत्रता माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। इसका नाम है JB कृपलानी था। और सन कौन सी थी आपकी? 1947 की बात थी। आगे क्या है? 1935 के अधिनियम। 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितना था? 28 माह था। ये आपको ध्यान देना। आइए आगे देखते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव का उल्लेख, सॉरी, भारत छोड़ो प्रस्ताव का उल्लेख, आलेख यानी उल्लेख नहीं, आलेख किसने बनाया? ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी ने बनाया। महात्मा गांधी ने बनाया। और सहयोग किसने किया? तो अगर सहयोग आ जाए कि सहयोग किसने किया प्रस्ताव बनाने में, प्रस्ताव का आलेख बनाने में, तो आपका उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी मैं शॉर्ट में लिख देता हूं पंडित नेहरू। और कौन था? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। ये आपको ध्यान देना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? तो आपका उत्तर होगा A.O. हयूम। स्थापना कब हुई कांग्रेस की, इससे पूछा जाए तो आपका बताना स्थापना वर्ष। ये कई बार आया है, पूछा गया है। 1885 को हुई। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको उत्तर बताना व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये आपको ध्यान रखना है। पहले महासचिव कौन हो गए? A.O. हयूम हो गए। आइए आगे देखते।
साथियों, आगे कोई प्रश्न नहीं है, यही प्रश्न लिए गए हैं। यदि दोस्तों, मित्रों, बहनों, यदि आप इस तरीके से करंट अफेयर्स को डील करते हैं, समझते हैं, तल्लीनता से ग्रहण करते हैं और ये जो वीडियो बनाई है यदि इसके कंसेप्ट को समझते हैं, इन प्रश्नों से संबंधित जो भी व्याख्या की गई है उसको समझते हैं, हर हालत में आपका सिलेक्शन होगा। पेट जो 24 अगस्त को निर्धारित किया गया है वो पूरी तरीके से आप सफल होंगे, क्योंकि ये 5-6 साल के जो भी उत्तर प्रदेश सरकार ने एग्जाम कराए हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी ने एग्जाम कराए हैं, उन्हीं एग्जामों के रिपीटर प्रश्न को लिया गया है, रिपीटेड प्रश्न को लिया गया है, उससे हटके भी जहां महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं उनको लिया गया है, और जो उनसे बचे हैं उनकी व्याख्या में उन्हें शामिल कर लिया गया है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो उस प्रश्न से संबंधित हैं, उन्हें आप समझते हैं, कानों से सुनते हैं, वीडियो को गंभीरता से देखते हैं, हर हालत में आप पेट में सफल होंगे, सिलेक्शन आपका होगा। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फीडबैक दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।